लम सम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बस 6 महीने बचे हैं। वही डिसाइड करेगा कि आप बोर्ड्स में 40% लाओगे या फिर 95%। कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको कैसे पढ़ना है, स्पेशली अगस्त तो सितंबर के टाइम को कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ध्यान देना है, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर पेपर, सीबीएसई को क्या पसंद आता है पेपर में, पेपर पैटर्न क्या होता है, आइडियल बोर्ड्स प्रिपरेशन का रूटीन क्या होना चाहिए। 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर्स बेसिकली क्या क्या है, क्वेश्चंस कहां से आते हैं। लेस देन 90 डेज लेफ्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स, जिसमें ऑलमोस्ट आपका 80% सिलेबस आ जाएगा। उसके 2 महीने बाद आपके प्री बोर्ड्स होंगे और फिर 2 महीने बाद आपके बोर्ड्स होंगे। मतलब लम सम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बस 6 महीने बचे हैं। 6 महीने आपने ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं। दैट इज मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी अगस्त आने वाला है। अगस्त आपका पूरा निकल जाएगा हाफ ईयरली के ही प्रेपरेशन में। मतलब लम सम 6 महीने बोर्ड्स के लिए वेस्ट हो चुके हैं। अब जो आने वाला 6 महीना है वही डिसाइड करेगा कि आप बोर्ड्स में 40% लाओगे या फिर 95%। ये 6 महीना इतना ज्यादा क्रूशियल है बच्चा कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि यही 6 महीना डिसाइड करता है कि आपका ओवरऑल एग्रीगेट क्या बनेगा, 90, 95, 99 या फिर 40, 50s और 60s। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको कैसे पढ़ना है, स्पेशली अगस्त तो सितंबर के टाइम को कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ध्यान देना है। साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, हम तीनों स्ट्रीम के ऊपर इन डिटेल बात करेंगे। आपको मेजरली फोकस क्या करना है और अब अगस्त से एक रूटीन कैसे फॉलो करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली या तो आपका स्कूल होगा 6 घंटे का, 4 घंटे का एडिशनल कोचिंग होगा, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते होंगे, नॉन स्कूलिंग होंगे, या फिर कुछ बच्चे होंगे जो बस स्कूल जाते होंगे और घर में खुद से पढ़ाई करते होंगे। तो हम हर एक बच्चे के ऊपर एक डिटेल्ड तरीके से बात करेंगे। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर पेपर, सीबीएसई को क्या पसंद आता है पेपर में, पेपर पैटर्न क्या होता है, हर एक चीज के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको इन बिटवीन कहीं भी ऐसा लगे कि मैं एक नॉर्मल बात बोल रही हूँ जो आपको हर दूसरे यूट्यूब चैनल में देखने को मिल जाता है, तो आप वहीं से वीडियो को छोड़ देना। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका 1 सेकेंड भी बर्बाद हो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको वो चीज बताने वाली जो सचमुच रिक्वायर्ड होते हैं इस आखिरी के 6 महीने में। क्योंकि अभी आपको अगस्त चला जाएगा मिड टर्म में, सितंबर में आप मिड टर्म एग्जाम्स ही दोगे, अगस्त में प्रिपरेशन करोगे, फिर आपका अक्टूबर, नवंबर, दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ के छुट्टी में तुम आधा एंजॉय भी करोगे, प्रोजेक्ट्स भी बनाओगे, एग्जाम के लिए पढ़ना भी होगा। तो हम हर एक चीज के ऊपर इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, 1 सेकेंड स्किप किए बिना, और कहीं भी लगे कि दिस इज जस्ट बुलशिट, वहां से वीडियो छोड़ देना। बट ट्रस्ट मी बेटा, दिस इज इनफ अगर आपको बोर्ड्स में टॉप करना है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सब जान रहे हो कि अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में 1-1.5 महीने जैसा बचा हुआ है, लेस देन 90 डेज समझ लो। अगर सितंबर एंड में कुछ स्कूल्स में हुआ, या फिर हो सकता है कुछ स्कूल्स में दिवाली, दुर्गा पूजा के पहले होकर स्कूल बंद कर दे, सो लेस देन 90 डेज है। बट मोर ओवर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी हाफ ईयरली एग्जाम्स, आपके लिए जरूरी ये है कि हाफ ईयरली जरूरी क्यों है। हाफ ईयरली इसलिए जरूरी है कि आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया ये सोच के कि यार प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में पढ़ेंगे, तो आपके लिए डबल बर्डन है, आपको एक्स्ट्रा बर्न आउट करना पड़ेगा, ज्यादा घंटे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एनीवेज प्री बोर्ड्स में आपको पास होना पड़ेगा। आप प्री बोर्ड्स में पास नहीं होगे, आपके स्कूल रीटेस्ट प्री बोर्ड्स 1, 2, 3, 4 लेते रहेंगे, क्योंकि उनको स्कूल का रिजल्ट खराब नहीं करना है, ठीक है। बट आपको आपके लिए पढ़ना है, इसीलिए मिड टर्म एग्जाम्स भी जरूरी है। मैं नहीं बोलूंगी कि मिड टर्म में एकदम 100% ले आओ, इवन इफ यू आर स्कोरिंग 80-90%, 70% भी, तो आपको ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है मिड टर्म में। तो आपके लिए ज्यादा टाइम बचता है कि आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, वीक पॉइंट्स को एनालाइज कर पाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दे पाओ, और उन चीजों को सॉल्व कर पाओ जो सचमुच रिक्वायर्ड है बोर्ड्स के लिए आफ्टर योर मिड टर्म। तो कंप्लीट स्ट्रैटेजी में हम यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अभी What will be the plan for August and September? आपका एक बेसिक आइडियल बोर्ड्स प्रिपरेशन का रूटीन क्या होना चाहिए, और ये रूटीन बेटा आप अपने हाफ ईयरली के बाद भी कंटिन्यू करोगे फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स, ठीक है। तो हाफ ईयरली के साथ साथ बाद का आपका रूटीन क्या होना चाहिए, बेटा मेजर जो आपका गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप 80-90% सिलेबस कंप्लीट कर लो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, टिल योर मिड टर्म एग्जाम। या मिड टर्म एग्जाम अगर नहीं भी कर पाए 90% सिलेबस कंप्लीट, तो मिड टर्म के बाद नवंबर दिसंबर तक ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लो। बिल्ड आंसर राइटिंग हैबिट। बेटा तुम्हें बोर्ड्स सीबीएसई में जो पेपर चेक होता है, एग्जामिनर को एक आंसर राइटिंग हैबिट पसंद है। आपको पता होना चाहिए कि आंसर्स में मैं ऐसा क्या लिखूं, क्या इंक्लूड करूं, कैसे प्रेजेंट करूं कि बस एग्जामिनर के पास मेरा पेपर जाए, टिक 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 टिक, फुल मार्क्स हुआ, दैट्स इट। तो आपको वो पता होना चाहिए। ये आप पता तभी कर पाओगे जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
सॉल्व करने की हैबिट होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको आंसर्स दिखाए जाते हैं, मार्किंग स्कीम दिखाई जाती है, तो आपको पता रहेगा अच्छा ये आंसर में ऐसे लिखना है, ये आंसर में ऐसे लिखना है, तो ही एक आंसर राइटिंग हैबिट डेवलप होगा। और वो अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि नो वन इज अ रोबोट हियर। कोई एक महीना पढ़कर नहीं बता सकता है कि भाई आंसर कैसे लिखेंगे, वो बच्चा खुद से ही आंसर लिखता है, मार्क्स नहीं आते हैं। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे आपको आंसर राइटिंग हैबिट समझ में आ जाएगी। फिनिश फर्स्ट रिविजन ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। पहले बेटा मैक्सिमम चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। 80-20 रूल मैंने सिखाया है ना, 80% मार्क्स 20% सिलेबस से निकलता है। तो पहले उन 20% सिलेबस को कवर करो जहां से तुम्हारे 80% मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करना है, ठीक है। स्टार्ट पीवाईक्यूज एवरी वीक, ठीक है। अब बेटा आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन हर हफ्ते करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 से 3 बार। क्वेश्चन बैंक्स नहीं लिया है तो ले लो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपके क्लास 12th में होती है बेटा, तो वो 2 चीज के लिए होती है, दैट इज क्वेश्चन बैंक एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप अभी सॉल्व नहीं करते हो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे कब? जब आपके मिड टर्म एग्जाम्स हो जाएंगे, आप प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करोगे, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम फ्रेम में आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर खरीदते हो। क्वेश्चन बैंक्स बेटा आपके पास अभी से लेकर आपके मार्च में होने वाले बोर्ड एग्जाम तक चाहिए, क्योंकि उसमें आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का मतलब ये है बेटा कि आप हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, हर वो रिसोर्सेज के क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व करते जाते हो। हर चैप्टर में आपको 100 से ज्यादा पीवाईक्यूज मिलती है, तो आपको पता होता है अरे ये टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 6 मार्कर क्वेश्चन है, ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज है, ये असर्शन रीजनिंग है। तो क्वेश्चन बैंक तो आपके पास एंड तक होना चाहिए। सैंपल पेपर बेटा आपके प्रेपरेशन को फाइनल टच देने के लिए होता है कि चलो मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब मैं सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा 3 घंटे का टाइमर लगाकर। तो जो आप सैंपल पेपर की 10 सैंपल पेपर वाली किताब खरीदते हो वो आप सॉल्व करते हो, बट अभी आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। और अगर आप इस थॉट प्रोसेस में बैठे हो कि क्वेश्चन बैंक नहीं लूंगा, कुछ पैसे बचा लेते हैं, डायरेक्ट सैंपल पेपर ले लेंगे, बेटा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन बैंक में बहुत क्वेश्चन होते हैं और जीत उसी की होती है जिसको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाए। तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अब बेटा देखो 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। एक पहला स्टूडेंट जो 6 घंटे स्कूल जाता है, 4 घंटे कोचिंग जाता है, वो कैसे पढ़ेगा? आपका स्कूल टाइमिंग जो भी हो, मैंने यहाँ पे एक लमसम टाइम लिया है, ठीक है, जो कि यूजुअली बच्चों का होता है। आपका जो भी हो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। 6 घंटे स्कूल, 4 घंटे लमसम तुम्हारा कोचिंग है, तो तुम क्या करो ना, स्कूल जाने से 1-2 घंटे पहले ही उठ जाओ। रात में जल्दी सोने की हैबिट डाल लो, उसी से तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा और तुम ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे। 1-2 घंटे पहले उठ जाओ, रिविजन कर लो जो भी तुमने एक दिन पहले कोचिंग या स्कूल में पढ़ा है, जो भी तुम्हारी टीचर ने पढ़ाया, बस सिंपल रिविजन रीडिंग लगा लो कि तुम्हें एटलीस्ट दिमाग में रहेगा कि चलो कल मैम ने ये पढ़ाया था, फिजिक्स का ये डेरिवेशन था, ये टॉपिक था, अकाउंट्स में चलो हमने ये वाला इलस्ट्रेशन क्वेश्चन किया था, बीएसटी का ये चैप्टर हुआ था, इसके ये फीचर्स, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो हिस्ट्री में ये वाला इंपॉर्टेंट डेट था, ये टाइमलाइन था। हर एक सिंपल चीज को एक रिविजन करके छोटे छोटे कीपैड्स में या फिर स्टिकी नोट्स में लिख लो। ये कर लिया तुमने पहला काम, उठने से 1-1.5 घंटा पहले। उसके बाद तुम 8 से 2 बजे तक चलो अपने स्कूल में हो। बेस्ट काम ये करना है कि जैसे ही तुम स्कूल से आओ 30 मिनट्स का या 1 आवर का, 30 मिनट्स/1 आवर का आपको नैप ले लेना है, ठीक है। ये आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए कि चलो अब स्कूल का पूरा टेंशन खत्म हुआ, अब आके मैं सोता हूँ। इसके बाद तुम अपना कोचिंग जाओगे। कोचिंग में चलो तुम्हारा 8 बज जा रहा है, जो कि आजकल यूजुअल टाइमिंग्स होती हैं। तो बेटा कोचिंग में आप उन्हीं चीजों पे ध्यान दो ना जो चीज आपको नहीं स्कूल में समझ आती है, ठीक है। स्कूल में हो सकता है कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं तो आपको उनसे स्कूल में ही समझ आ जाता है, कोचिंग में कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं तो कोचिंग वाले टीचर का ही समझ आता है। ट्राई करो अपने हार्डेस्ट सब्जेक्ट पे कोचिंग पे ध्यान दो कि वो हार्डेस्ट सब्जेक्ट कोचिंग में ही खत्म हो जाए, ईजी सब्जेक्ट जो तुम्हें आता है वो स्कूल में ही खत्म हो जाए। घर आकर जो यूट्यूब वन शॉट्स ये सब देखते हो उन चीजों पे फोकस करो जिस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जैसे इंग्लिश हो गया, कुछ बच्चे बीएसटी पे ध्यान नहीं देते, कुछ बच्चे इको पे ध्यान नहीं देते, कुछ बच्चे पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे, तो उन चीजों पे ध्यान दो यूट्यूब वन शॉट्स के थ्रू जो तुम नहीं ध्यान दे पा रहे हो स्कूल और कोचिंग में। तो इससे क्या होगा, स्कूल में 30% सिलेबस, कोचिंग में 40% सिलेबस, यूट्यूब से 20% सिलेबस घर पे ही हो गया। इसके बाद बेटा तुम्हें 8:30 से 10:30 जो मैंने तुम्हें बताया यूट्यूब वाला काम करना है, होमवर्क करना है, पीवाईक्यूज और रिविजन। पीवाईक्यूज बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, देयर इज नो लूप होल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब वीकेंड में तुम क्या करोगे, स्कूल और कोचिंग वाला बच्चा फुल सिलेबस रिवीजन। इस पूरे हफ्ते में, एक हफ्ते में जो भी तुमने पढ़ा उस पूरे सिलेबस का तुम रिवीजन करोगे। एक सिंपल सा अपना टेस्ट ले लो, 50 मिनट्स टेस्ट, 60 मिनट्स टेस्ट, खुद से क्वेश्चंस बनाओ,
खुद से क्वेश्चंस बनाओगे, बहुत अच्छे से टेस्ट दे दोगे, ठीक है। और लास्टली बेटा एक एरर नोटबुक प्रिपेयर करो, एक कॉपी ले लो, छोटा सा कॉपी, उसमें एरर लिख दो, जो जो चीज में तुम हमेशा गलती कर रहे हो, ये डेरिवेशन नहीं हो रहा है, ये फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, अकाउंट्स का ये टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा है, ये डेट क्या था हिस्ट्री में, ये डेट क्या था, ये टाइमलाइन क्या था, सारी चीजों को उस एरर नोटबुक में लिख लो। ये नोटबुक तुम्हें काम आएगा एंड मोमेंट में रिविजन करने में, जो चीज तुम हमेशा भूलते हो, ठीक है। डन। 10:30 बेटा सोने की आदत डाल लो, क्योंकि नेक्स्ट डे अल्टीमेटली आपको सुबह उठना है, इसी के लिए मैं 10:30 सोने बोल रही हूँ। स्टूडेंट 2 जिसका डमी स्कूल है, वो बस कोचिंग ट्यूशन के भरोसे है, वो स्कूल नहीं जाते हैं। मेजरली साइंस के बच्चे स्कूल नहीं जाते, कॉमर्स के भी कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, ह्यूमैनिटीज के भी होते हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना होता है। तो जिनका भी डमी स्कूल है, वो बेटा 6 से 8 बजे के बीच में आप पढ़ोगे अपना थ्योरी प्लस एनसीईआरटी। फोकस करो कि पहले बोर्ड्स का चीजें थोड़ा निपटा दे, फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ये सब पे ध्यान दे, या तो दोनों को साइड बाय साइड लेकर चलो कि बोर्ड्स प्लस एग्जाम्स दोनों साथ मैनेज हो रहे हैं। तो आप सुबह उठ जाओ अराउंड 5:30, 6 to 8 आप अपना थ्योरेटिकल पेपर्स और एनसीईआरटी अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लो, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है बेटा कोचिंग। अब आप जितने घंटे के लिए भी कोचिंग जा रहे हो, मैंने टाइम मेंशन नहीं किया, आप कोचिंग में जैसा मैंने पहले वाले बच्चों को बताया उन चीजों पे ध्यान दो जो आपको कहीं समझ नहीं आते, कोचिंग में ही समझ में आते हैं कि एटलीस्ट 40% चीज कोचिंग में ही कवर हो जाए, ठीक है। जब आप घर आ जाते हो तो आप ट्राई करो कि आप मैक्सिमम एंडलेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेटा आप अपनी चीज में ये बांध लो कि 6 महीने में आपको कम से कम 500 से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने हैं ओवरऑल, चैप्टर्स, सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स को मिलाकर 500 से ज्यादा पीवाईक्यूज, ठीक है। फिर शाम में आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो या बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ट्राई करो कि जो थोड़े बहुत पिछले साल के सैम्पल पेपर्स होते हैं ना, उनसे वो वाले क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करो जो चैप्टर्स तुम पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सैम्पल पेपर में तो 35 क्वेश्चन होते हैं, अब तुम टोटल 35 क्वेश्चन तो तुमने पढ़ रखे हैं नहीं, सारे चैप्टर्स इनकम्प्लीट है। ट्राई करो वो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो चैप्टर तुमने पढ़ लिया है। तो सैम्पल पेपर का प्रिंट आउट निकाल कर लाओ, पिछले साल का, उससे पिछले साल का, मार्क करो, अरे हाँ ये तो ये चैप्टर का है, ये तो ये चैप्टर का है, ये तो ये चैप्टर का है, उसमें से वही क्वेश्चन सॉल्व करो जो तुमने पढ़ रखे हैं। तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि सीबीएसई क्या पूछती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। और रात में बेटा रिविजन और फॉर्मूला शीट्स, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें कुछ भी फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, केस स्टडी में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, लाइंस, फ्रेजेस होते हैं, बिजनेस स्टडीज में, फिजिक्स वाले बच्चों के लिए डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में टाइमलाइंस होते हैं। तो इन सारी चीजों को एज अ फॉर्मूला शीट्स लिख लो और रात में सोने से पहले एवरी डे रिवाइज करो, ठीक है। मतलब डेली आपको बेटा अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग 6 से 8 घंटे की खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हो, अपने एरर्स को देख रहे हो और वो चीजें को बार बार पढ़ रहे हो जो बहुत ज्यादा रेपिटेडली बोर्ड्स में पूछी जा रही है, ठीक है, और जिसमें आप अटकते हो। अब आते हैं बेटा उस बच्चे के ऊपर जो सिर्फ स्कूल जाता है, घर पे खुद से ही सेल्फ स्टडी करता है, मतलब उसका 6-7 घंटा स्कूल में निकल रहा है, ठीक है। तो मॉर्निंग में आप एक दिन पहले का रिवीजन कर लो, जैसा 6 घंटे स्कूल 4 घंटे कोचिंग वाले बच्चे करते हैं। आफ्टर स्कूल के बाद आप क्या करो कि आकर 1 घंटा सो जाओ, उसके बाद उठते के साथ स्कूल का जो भी काम धाम, प्रोजेक्ट, होमवर्क, असाइनमेंट है, कुछ भी है, ठीक है, स्कूल का किचकिच मिचमिच वो सब सॉल्व करके खत्म कर दो। और बेटा तुम्हारे टीचर तुम्हें परेशान करेंगे, ये प्रोजेक्ट, ये असाइनमेंट, इतनी ध्यान मत दो, ठीक है, तुम्हें अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। बस जो तुम्हारा असेसमेंट प्रोजेक्ट होता है, जैसे 20 नंबर प्रैक्टिकल का मिलता है, वो करके खत्म कर दो, उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवनिंग में बेटा आपको 4 घंटे, मैक्सिमम 4, मिनिमम 3 घंटे का खुद से सेल्फ स्टडी करना होगा। अब सेल्फ स्टडी में क्या करेंगे, जो स्कूल में पढ़ा है वो स्कूल तक ही रहने दो। ट्राई करो जो स्कूल में पढ़ा उसको स्कूल में ही खत्म करो कि तुम्हारा 60% सिलेबस स्कूल में हो जाए, जो घर आकर 4 घंटा पढ़ रहे हो 40% सिलेबस तुम्हारा घर में हो जाए। 60% स्कूल वाला चीज स्कूल में मार्क कर लो ना कि क्या चीजें तुम्हें स्कूल में अच्छे से समझ आती है। बीएसटी स्कूल में अच्छे से समझ आ रहा है, स्कूल में ही करते रहो। इको स्कूल में हो जा रहा है, स्कूल में कर लो। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री स्कूल में हो जा रहा है, स्कूल में कर लो। फिजिक्स स्कूल में हो जा रहा है, स्कूल में कर लो। 60% चीज स्कूल में ही निपटाओ, ठीक है। कोशिश करो कि मैं इतने ध्यान से स्कूल में सीखूं कि वो चीज दोबारा मुझे घर आकर पढ़ने ना पड़े, मेरी टाइम बच जाए, बस मैं प्रैक्टिस करूं क्वेश्चंस की। उसके बाद जब तुम घर आ रहे हो तो बस तुम्हें क्या करना है, 4 घंटे खुद से पढ़ना है सेल्फ स्टडी में, वो चीज जो तुम्हें नहीं आती है, जिसमें तुम वीक हो, ठीक है। कुछ बच्चे अकाउंट्स में होते हैं, कुछ बच्चे केमिस्ट्री में होते हैं, कुछ बच्चे बायो में होते हैं, व्हाटएवर सब्जेक्ट यू आर वीक, यू स्टडी दैट, ठीक है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके बार बार मैं बोल रही हूं, तुम्हें पता चलेगा सीबीएसई क्या देती है। बेटा सीबीएसई इतना सिंपल पेपर देती है ना, वो हर साल के क्वेश्चन को ही रिपीट करती है, बस नाम, नंबर, ये सारी चीजें चेंज कर देती है, बाकी सब कुछ सेम आता है। तो तुम जब 6 महीना प्रैक्टिस करोगे तो जो एक बेवकूफ बच्चा भी है ना, उसको भी समझ आ जाता है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सीबीएसई।
दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। और तुम ये जिस दिन समझ गए ना, तुम्हारे लिए पूरा बोर्ड्स का गेम बहुत सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, 4 घंटे की सेल्फ स्टडी हो गई। स्प्लिट कैसे करोगे मैं बता रही हूँ। 1 घंटा थ्योरी कर लो, 1.5 आवर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लो, जैसे अकाउंट्स में इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस करो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कर लो, ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ये सारी चीजों में जो भी तुम्हारी थ्योरेटिकल ज्यादा रट्टे मारने वाली चीज है उसको तुम न्यूमेरिकल में काउंट कर लो। डेट, टाइमलाइन, प्रोसीजर न्यूमेरिकल में काउंट कर लो, क्योंकि आपके लिए न्यूमेरिकल है, बहुत सारे बच्चों को इको होता है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स का, तो न्यूमेरिकल आप 1.5 आवर्स कर लो और 1 घंटा रिवीजन जो भी तुमने पढ़ा है स्कूल से और घर आने के बाद दोनों को मिला के रिवीजन कर लो। दैट्स इट। मिनिमम 3 to 4 आवर्स आपको पढ़ना है। संडे को आपको आपका एक टेस्ट लेना है और वीक चैप्टर्स पे ध्यान देना है। तो ये है बेटा 3 तरीकों के स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट अपने मैक्सिमम वीडियो में आपको स्टूडेंट्स में डिवाइड करती हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है ना, हर एक बच्चों का अलग अलग चीज होता है, तो ये रूटीन आप फॉलो करो टिल योर बोर्ड एग्जाम्स। अब देखना आपके लिए सिलेबस कंप्लीट करना कितना इजी हो जाएगा। तो आपका बेसिक एवरीडे चेकलिस्ट क्या होना चाहिए कि एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइटिंग प्रैक्टिस आप क्वेश्चन बैंक से देखकर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे लिखा रहता है ये मार्किंग स्कीम, ऐसे आंसर लिखो कितना नंबर मिलेगा, ऐसे लिखो कितना नंबर मिलेगा। मैंने जो क्वेश्चन बैंक बनाई है उसमें टॉपर्स कॉर्नर भी है, ताकि आपको पता चल पाए कि टॉपर्स आंसर कैसे लिखते हैं। दिखाऊंगी क्वेश्चन बैंक, टेंशन नहीं लेने का है। और मेरे क्वेश्चन बैंक में जो मैं आपको बोल रही हूँ कि हर संडे टेस्ट लेना है, उसके लिए स्कैनर्स भी मिलते हैं, तो आप वहां से टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला और फ्लैश कार्ड्स बेहतर, जैसे मैंने आपको बोला कि एक फॉर्मूला और फ्लैश कार्ड बनाना सीख जाओ, स्टिकी नोट्स चिपकाओ ना दीवार में, इसका ये फॉर्मूला, इसका ये डेरिवेशन, इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, बीएसटी का ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये फ्रेज, अकाउंट्स में ये वाला टॉपिक, ठीक है। एरर नोटबुक और 7 घंटे की स्लीप, आपका हर दिन का चेकलिस्ट यही होना चाहिए। और अगर आपने ये कर लिया, यू आर ऑल सॉर्टेड। सो ऑल्दो ये स्ट्रैटेजी मैंने हर एक बच्चों के लिए बनाई ऑन अ ह्यूज रिक्वेस्ट, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि आप प्लीज कॉमर्स के साथ साथ ह्यूमैनिटीज और साइंस वालों के लिए भी बताओ कि पढ़ना कैसे है, सिंस यू ऑल लव दीज स्ट्रैटेजीज। तो बेटा साइंस और ह्यूमैनिटीज के भी जो बच्चे हैं वो बुक्स खरीद सकते हैं, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो बुक मैंने ही बनाई है, ठीक है। आई हैव रिटन दीज बुक्स, ठीक है। जो भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं, आपको यहाँ पे नाम तो मैक्सिमम बच्चों ने ऑलमोस्ट 50-60% बच्चों ने तो ऑलमोस्ट ले लिया है। दीज बुक्स आर रिटन बाय मी, ठीक है। एंड वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन दी मार्केट, जो कि मैं ओपनली हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि आप सारे बुक्स को खरीद लो, कंपेयर इट, इतने फीचर्स किसी बुक में नहीं है, ठीक है। इस बुक में बेटा आपको मैं नोट्स बनाने के लिए टाइम वेस्ट करने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने नोट्स इंक्लूड करवाए। वही नोट्स जो आप एज इट इज अपने पेपर में लिख कर आओगे, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। नोट्स के साथ साथ बेटा कंपिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस 50% आपको दिए गए हैं इस बुक में, चाहे बीएसटी हो, चाहे बेटा इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, या फिर इंग्लिश हो, सारे में 50% कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस है। चारों बुक मैंने आपके लिए लिखी है अपने पूरे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, कि बेटा आप कॉमर्स में पूरे नंबर ले आओगे। अब जो मेरे ह्यूमैनिटीज और साइंस वाले बच्चे हैं, ऑल्दो मैंने आपके लिए कुछ बुक नहीं लिखी, बट आप इंग्लिश ले सकते हो। इंग्लिश इज रिटन बाय मी, जिसमें आपको 50% कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के नोट्स, ठीक है बेटा। आपका फ्लेमिंगो, विस्तास, A to Z चीजें इसमें लिखी गई है। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन, टॉपर कॉर्नर, जहां पे आप टॉपर लेवल के आंसर्स लिख सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगी टॉपर्स कॉर्नर, चलो ये देख लो। जॉब एप्लीकेशन में बायोडेटा हो गया, हर एक चीज का एकदम क्लियर फॉर्मेट दिया हुआ है। नोटिस राइटिंग है, कुछ भी है, ये रहा टॉपर्स कॉर्नर। टॉपर्स कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये जो टॉपर है, शी इज राइटिंग आर्टिकल, ठीक है, वो कैसे लिख रही है। रिपोर्ट राइटिंग हो गया बेटा। अब अगर मैं चैप्टर्स की बात कर लूँ तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन। इंग्लिश में बेटा आपको इस बुक से जरूरी और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर्स इन ब्रीफ, सीबीएसई कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, कि कैरेक्टर्स के बारे में समझाओ, बच्चे अटक जाते हैं। मैंने हर एक चीज इस बुक में डिटेल में लिखवाई है बेटा, हर एक चैप्टर डिटेल में। देखो शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में, मतलब आपने पूरे साल इंग्लिश नहीं पढ़ा, बस हर दिन संडे को जब मैं आपका लाइव क्लास लेती हूँ इंग्लिश का, इस संडे को बेटा बैकलॉग मैराथन है तो तैयार रहना इंग्लिश की क्लास के लिए। संडे को मैं आपका क्लास लेती हूँ, बस आप इस बुक को खोलकर बैठ जाओ, मुझसे पढ़ लो, आप इंग्लिश में 100 ले आओगे। और याद रखना कि इंग्लिश आपका इररिप्लेसेबल सब्जेक्ट है। इंग्लिश में अभी से ध्यान दो, फिजिक्स खराब हुआ नो मैटर, अकाउंट्स खराब हुआ नो मैटर, बीएसटी खराब हुआ नो मैटर, बेटा इंग्लिश खराब हुआ तो आपका परसेंट यहाँ से यहाँ गिर जाएगा, वो रिप्लेस नहीं होता है। तो इंग्लिश में अगर आपको एक सब्जेक्ट में भी 100 आ गया तो आपका 25 से 30% ऊपर चला जाता है। इसलिए इंग्लिश में ध्यान दो। ये सिंपल बुक ले लो जो मैंने हर एक बच्चे के हिसाब से बनाई है। एक बेवकूफ बच्चा जो पूरे साल नहीं पढ़ता है, ठीक है, वो लाइक एक ऐसा बच्चा जो पूरे साल नहीं पढ़ता है, एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ समझ नहीं आता, एक ऐसा बच्चा जो सब चीज इजीली समझ जाता है, सब के लिए ये बुक एक बराबर है।
मतलब आप हर एक एक चीज को इन डिटेल इस बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टॉपर्स कॉर्नर, कैसे टॉपर्स आंसर लिखते हैं, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, हर एक चीज आपको इस बुक में दिख जाएगी। और जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको एवरी संडे टेस्ट लेना है, वो टेस्ट आप कैसे दोगे, आओ वो भी दिखाती हूँ। हर चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको ऐसे स्कैनर्स मिलेंगे, स्कैनर स्कैन करो, खुद से टेस्ट दो, सॉर्टेड। चाहे बेटा मेरे तुम साइंस ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, प्लीज गो गेट द इंग्लिश बुक। बहुत सारे ह्यूमैनिटीज बच्चों का इकोनॉमिक्स होता है, आपके लिए इकोनॉमिक्स है, इसमें भी आपको सारी चीजें सेम मिलेगी, स्कैनर्स मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर के बेटा आपको डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। कंपिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजनिंग, हर एक चीज बेटा आपको मेरे इस बुक में दिख जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट बुक आउट देयर इन द मार्केट, जो आपको बोर्ड में टॉप करना बहुत सिंपल बना देगी। बीएसटी और अकाउंटेंसी, अकाउंट्स में बेटा टीएस गिरेवाल और डीके गोयल नहीं भी पढ़ोगे तो इस बुक से पढ़कर टॉप कर जाओगे, दिस इज एन ओपन चैलेंज, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। बुक्स की लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप कूपन कोड LWF अगर यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को डिस्काउंट्स मिले, तो मैंने मैक्सिमम डिस्काउंट्स दिलवाया है, LWF, ठीक है। आप ये यूज करना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर परचेज कर लो। कॉमर्स वाले बच्चे बंडल ले लो, ह्यूमैनिटीज के बच्चे जिनका इको ले लो, और साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज तीनों बच्चों के लिए इंग्लिश मैंडेटरी है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बस आपको इतना कर लेना है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है। अब बेटा नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर्स बेसिकली क्या क्या है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला 80-20 रूल, 20% सिलेबस से 80% मार्क्स फिक्स होता है, तो ये वही चैप्टर्स है, ठीक है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। फिजिक्स के बच्चों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स। केमिस्ट्री में बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें और भी कुछ इनसाइड टॉपिक्स है जो मैंने आपको लिखकर दे दिया है। बायोलॉजी में बेटा बायोमोलिक्यूल्स, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी। बेसिकली मैक्सिमम पेपर तुम्हारा साइंस के जो भी बच्चे हैं जिनका भी पीसीबी है इसी से आने वाला है, ठीक है। कॉमर्स में बेटा अकाउंट्स में पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपके मेजर 4 टॉपिक्स है। अब पार्टनरशिप में बेटा तुम्हारा चैप्टर नंबर 1, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बहुत जरूरी है, चैप्टर नंबर 1 जो फंडामेंटल्स है वो जरूरी है। रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, कंपनी अकाउंट्स बेटा पूरी तुम्हारी जरूरी है, पूरी, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, ठीक है। बिजनेस स्टडीज में बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मैक्सिमम पेपर इससे आता है। और अगर तुम बुक 2 से देखो तो फाइनेंशियल मार्केट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये 2 एक्स्ट्रा चैप्टर्स और हो जाते हैं। मार्केटिंग में बेटा तुम्हारा नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, सॉरी दिस इज इकोनॉमिक्स, ठीक है, दिस इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बेटा नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंडियन इकोनॉमी, रिफॉर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिससे तुम्हारा मैक्सिमम सिलेबस बनता है। ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए हिस्ट्री के लिए ये चैप्टर्स, पॉलिटिकल साइंस के लिए ये चैप्टर्स, ज्योग्राफी के लिए ये चैप्टर्स, सोशियोलॉजी के लिए ये चैप्टर्स और साइकोलॉजी के लिए ये चैप्टर्स। सो ये वो चैप्टर्स है जहां से तुम्हारा मैक्सिमम पेपर आता है बेटा। अगर तुमने इन हाई वेटेड चैप्टर्स को मास्टर कर लिया, रिविजन कर लिया, 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई हर एक टॉपिक और हर एक पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, तो बेटा तुम्हारा 80% मार्क्स यहीं से सिक्योर हो जाता है, ठीक है। अगर तुम्हारे टीचर ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हें बताया तो वो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि और बच्चों को हेल्प मिल जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा कि यूजुअली क्वेश्चंस कहां से आते हैं। क्वेश्चन सीबीएसई क्या पूछती है, क्या टॉपिक्स पे क्वेश्चन रिपीट करती है। चैप्टर्स तो देख लिया, अब उन चैप्टर्स के अंदर यूजुअली क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। फिजिक्स में बेटा ज्यादा डेरिवेशंस पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला और ग्राफ क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में रिएक्शंस हो गया, प्रॉब्लम हो गया, एनसीईआरटी के जो तुम्हारे केस स्टडी टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, तो लाइक व्हेन आई वाज इन माय 10th तब तक हमारा बायोलॉजी था, फिर आई हैव टेकन कॉमर्स, तो बायोलॉजी में यूजुअली तुम्हारे यही सारी चीजें आती है, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक है। कॉमर्स में बेटा सिंस यू गाइज आर कॉमर्स पर्सन्स जो भी वीडियो देख रहे होंगे, तो कॉमर्स में बेटा अकाउंट्स में 11th में जितनी जर्नल एंट्रीज नहीं है उतनी उससे बहुत कम 12th स्टैंडर्ड में जर्नल एंट्रीज है। 11th में बहुत ज्यादा जर्नल एंट्रीज है, 12th में बहुत कम है, लेकिन 12th की जर्नल एंट्रीज हाई वेटेज है, हर चैप्टर में देखने को मिलेगी, इजी है कंपैरेटिवली बट एग्जाम में आती है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स हो गए, ठीक है, एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन जैसे अभी मैं तुम्हारा लाइव क्लासेस लेती हूँ तो आई टीच यू ऑल सम एडजस्टमेंट्स, वो क्वेश्चन हो गए। गुडविल के ऊपर क्वेश्चन, कैश फ्लो के
ऊपर क्वेश्चन। रेशियोज बेटा 3 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में और इसमें मोर देन 15 फॉर्मूलाज है, ठीक है, तो रेशियोज भी जरूरी है। बिजनेस स्टडीज में बेटा ज्यादातर जो तुम्हारे क्वेश्चन रिवॉल्व करते हैं, चाहे केस स्टडी हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, फीचर फंक्शन डिफरेंस या फिर केस स्टडी, यही आता है। 6 मार्कर में तो डायरेक्ट केस स्टडीज में पूछ देता है फीचर बताओ, फंक्शन बताओ। एक केस स्टडी दे दिया, पूछ रहा है फीचर फंक्शन बताओ। डिफरेंस दे दिया है 4 नंबर का, कैपिटल मार्केट और प्राइमरी मार्केट में डिफरेंस बताओ, ठीक है। सो यूजुअली डिफरेंस क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स में बेटा न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और फिर आपके डेफिनेशन, रीजन बेस्ड और ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब इकोनॉमिक्स इज इन शॉर्ट बोथ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। अकाउंट्स भी बेटा समझ लो मैक्सिमम प्रैक्टिकल है, बीएसटी मैक्सिमम थ्योरी है, बट इकोनॉमिक्स बोथ है, तो दोनों पे ध्यान देना है, ठीक है। और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों में भी ज्यादा हिस्ट्री में टाइमलाइन वाले क्वेश्चंस हो गए, सोर्स बेस्ड, मतलब बेटा केस स्टडी क्वेश्चंस सब में पीवाईक्यूज आते हैं। पीवाईक्यूज को अगर मास्टर कर लिया तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल एरियाज हो गया, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स हो गए, जो नॉर्मल एग्जाम्पल, केस स्टडी, थोड़ा कॉम्पिटेंसी हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं, ह्यूमैनिटीज में वही पूछा जाता है। सो इफ यू हैव अ गुड लर्निंग पावर, तो ह्यूमैनिटीज के बच्चों के पास ऐसी एज होता है। जब आपका स्कूल का रिजल्ट निकलेगा ना, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, तो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के पास थोड़ा ज्यादा एज होता है इफ यू हैव अ गुड लर्निंग पावर। आप चीजों को अगर अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो, सो यू आर अ किंग इन ह्यूमैनिटीज वाला थिंग, तो आप इजिली साइंस कॉमर्स के बच्चों से आगे आ सकते हो, ठीक है। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी में थिंकर्स, डेफिनेशंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, और ज्योग्राफी में बेटा मैप्स। आई वॉज सो बैड एट मैप्स, बट मैप्स पे अच्छे से ध्यान देना है, डेटा इंटरप्रिटेशन और केस स्टडीज, ठीक है। तो मैप्स भी अच्छे से करना है आपको, ठीक है। और गोल्डन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एनसीईआरटी सबसे पहली करनी है, हर एक कंपिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी की ही लाइन से आपका क्वेश्चन बनेगा, चाहे आप साइंस के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो या फिर ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, ठीक है। अब सीबीएसई आपको मार्क्स कैसे देती है, जैसे मैंने आपको बोला था कि पेपर पैटर्न यूजुअली सीबीएसई कैसे मार्क्स इवैल्यूएट करती है, तो अब आज के टाइम पे आपके न्यू पैटर्न क्वेश्चंस क्या क्या है, कंपिटेंसी बेस्ड, केस स्टडीज, असर्शन रीजनिंग, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। तो आप एमसीक्यू, शॉर्ट और लॉन्ग ये तो बचपन से करते आ रहे हो, ये 3 बेटा आपके लिए नए हो जाते हैं, कंपिटेंसी, केस स्टडी, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन भी ऑलमोस्ट करते आ रहे हो, बट थोड़ा नया पैटर्न है, बट कंपिटेंसी और केस स्टडी तो कंप्लीटली न्यू है, तो आपको अब तो आइडिया लग जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा यही प्रैक्टिस करना है। फिर बेटा आपका आ जाता है स्कोर मोर विथ दीज ट्रिक्स, मतलब अगर आपने ये ट्रिक्स को अपने पेपर में लगाया तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। मतलब एग्जामिनर अंधो टाइप पेपर चेक करेगा अगर उसको पूरे पेपर में यही दिख रहा है, उनको बेसिकली ना एक पैटर्न हो जाता है, टॉपर ऐसे लिखता है, एवरेज बच्चा ऐसे लिखता है, तो फॉलो दीज ट्रिक्स, इससे आप अगर एवरेज हो तो भी टॉपर दिखोगे, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है, लॉन्ग पैराग्राफ्स को अवॉइड करके बेटा उसको फ्लो चार्ट में दिखाओ, ठीक है। फ्लो चार्ट लिखोगे तुम पॉइंट्स में ही, ऐसा नहीं कि बस फ्लो चार्ट बनाकर आ जाओ, लिखना पॉइंट्स में ही है, बट पॉइंट्स में कैसे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाओ, फिर प्रोसेस बताओ, फिर रिजल्ट बताओ, फिर कंक्लूजन बताओ। फॉर एग्जाम्पल बीएसटी का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो पहले उसका मीनिंग समझा दो, फिर बता दो होता क्या है, फिर एक एग्जाम्पल दे दो, लास्ट में कंक्लूजन दे दो, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल पेपर्स के लिए भी सेम, थ्योरी के लिए ऐसे लिखना है, न्यूमेरिकल में तो बस न्यूमेरिकल बनाना होता है, ठीक है। डायग्राम जरूरी है बेटा, जो भी अगर तुम्हारे बुक कॉपी में डायग्राम दिख रहा है एनसीईआरटी में, चाहे बायो, स्पेशली बायोलॉजी में भी डायग्राम्स बहुत जरूरी है, हिस्ट्री में भी जरूरी हो जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी जरूरी है, बीएसटी में भी जरूरी है बेटा। जो भी एनसीईआरटी में डायग्राम मिल रहा है, अगर टाइम बचा है तो अपने से थोड़ा ऐसे ऐसे कुछ भी बादल वादल बना के डायग्राम बना दो पेपर को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। और जितने भी कीवर्ड्स है बेटा सबको अंडरलाइन करना है, सबको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के सब हेडिंग्स के ऊपर टॉपिक्स दे दिया है कि ये अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है, तीनों बच्चों के लिए, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना, ठीक है। तो कीवर्ड्स पे बेटा ध्यान देना है, ब्लू पेन यूज कर लेना हाईलाइट करने के लिए, जैसे डेफिनेशंस को, डेट्स को, फॉर्मूलाज को और हेडिंग्स को, तो इससे पेपर और अच्छा लगता है और तुम ज्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे। यूज हेडिंग्स एंड पॉइंट्स, अवॉइड राइटिंग ह्यूज पैराग्राफ्स, जैसा मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। अगर ये ट्रिक्स को अच्छे से फॉलो कर लिया तो तुम ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। स्ट्रक्चर यही याद रखना है, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, कंक्लूजन, ठीक है। और ऑलवेज अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, कुछ भी बेटा आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ब्लैंक का मतलब आपको 0 बैठा दिया जाएगा, बट अगर आपने कुछ भी अटेम्प्ट किया, आपने अगर कुछ भी अटेम्प्ट किया
इफ एनीथिंग यू हैव अटेम्प्टेड, तो आपको वहां पे अगर टीचर अच्छा है तो आधा नंबर या फिर 2 मार्क्स तो दे ही देता है, ठीक है। पीवाईक्यूज सॉल्व करना है मोर देन रैंडम क्वेश्चंस। रैंडम क्वेश्चंस का मतलब होता है बुक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है। बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बेटा, आप प्लीज जाकर बुक्स परचेज कर लो। एंड बेटा मैं आपको साइंस और ह्यूमैनिटीज की भी बुक्स लिंक कर दूंगी, ठीक है। आप अच्छे पब्लिशर की बुक खरीदो ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स आए, ठीक है। तो एड्यूकार्ट की बुक्स एनीवेज बहुत अच्छी होती है, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। अगर तुमने फिनिश कर लिया पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, लेकिन अब तुम्हें लग रहा है कि यार मैंने ऑलमोस्ट 500-600 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो तुम ऑलरेडी लोगों से बहुत आगे हो। बच्चे पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट पता है कब करते हैं? दिसंबर में। और मैं सोचती हूँ यार इनके दिमाग में चलता क्या है, दिसंबर में पीवाईक्यूज आप करोगे भी तो 50-100 इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आप अभी से करो, आप सबसे आगे निकल जाओगे, ठीक है। गोल्डन फॉर्मूला यही है बेटा कि एनसीईआरटी को सबसे पहले करना है। हर एक चीज इजियर हो जाती है अगर तुमने एनसीईआरटी को मास्टर कर लिया और फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, तो हर एक चीज स्ट्रॉन्गर हो जाता है, आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब फाइनल चीज ये है कि आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करना ये पूरी चीज समझने के बाद और कमेंट करना कि तुम कहां पे स्टैंड करते हो, ठीक है। वेयर आर यू राइट नाउ बोर्ड प्रिपरेशन मीटर, ठीक है। 0 to 20%, मतलब बुक्स अभी तक नहीं खोला है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई रिविजन नहीं है, तो आपका गोल्डन फॉर्मूला क्या है? इमीडिएट एक्शन नीडेड। अगर आप डिले करोगे तो बोर्ड्स में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे बताना कि तुम कौन से मीटर में आते हो। सेकेंड, 20 to 40%, मतलब तुमने बुक्स खोला है, कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किया है, बट तुम्हारे थोड़े ज्यादा बैकलॉग्स है। तो अभी आपको ज्यादा फोकस किस में करना है? सिलेबस कंप्लीशन में और बैकलॉग्स को हटाने में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या आ जाता है? 40 to 60%, हाफ सिलेबस कर लिया, मतलब अगर मिड टर्म में 80% आ रहा है तो 40% कर लिया, ठीक है। और थोड़ा रिवीजन वीक है, मतलब पढ़ रहे हो आगे बढ़ रहे हो, मतलब एक चैप्टर पूरा किया नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ गए, वापस एक पिछले चैप्टर को रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो वो ड्रॉबैक है, रिविजन पे ध्यान देना है, ठीक है। रिविजन करना जरूरी है। तो पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं आपको बताते जा रही हूँ कि अगर आप कैसे कैसे पढ़ रहे हो तो आपको अब करना क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या क्या है, ठीक है। जिनका 60 to 80%, मतलब ऑलमोस्ट सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो गया है, एक दुक्के चैप्टर्स बचे हुए हैं, 2-2 3-3 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में, तो उनका मेजर काम क्या है कि अब आप धीरे धीरे पिछले साल के पेपर्स एनालाइज करना स्टार्ट करो, को क्या क्वेश्चन आ रहा है, इस साल के बोर्ड पेपर में क्या क्वेश्चन आया, पिछले साल के बोर्ड पेपर में क्या क्वेश्चन आया, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। 80 to 100% मतलब सिलेबस कंप्लीट है। इसमें मुझे देखना है कितने सारे बच्चे आते हैं, सो आई वांट कि आप इस मीटर के अकॉर्डिंग ऑनेस्टली कमेंट करो कि आप कहां पे आते हो, ठीक है। 80 to 100% में सिलेबस पूरा कंप्लीट है, पीवाईक्यूज डन है, बस आप रिविजन्स कर रहे हो। तो 6 महीने में कौन ऐसा बच्चा है जिसने ऑलमोस्ट सिलेबस कर लिया है, ठीक है, मुझे वो भी देखना है। तो अब आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि अब आप फुल लेंथ पेपर्स 3 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व करो, ठीक है, जिनका 80 to 100% डन है। अब फाइनल एक्शन प्लान क्या है बेटा आपका? बाय 31 अगस्त एटलीस्ट आप 60% सिलेबस कंप्लीट कर लो, इससे आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा बोर्ड्स के लिए। बाय 15 सितंबर आपको ऑलमोस्ट 90% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। 90% सिलेबस इन द सेंस मतलब जो आपके मिड टर्म में आ रहा है, मिड टर्म का 90%, मिड टर्म का 90%, ठीक है। और हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए आप पूरा प्रिपेयर हो जाओगे, बस आपको रिवीजन अच्छे से करना है। एक चैप्टर पढ़ा उसको 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद और 1 महीने बाद रिवाइज करना है। 3 डेज, 7 डेज, 15 डेज, 1 महीने बाद एक चैप्टर कंप्लीट किया, फिर 3 दिन बाद उसको वापस रिवाइज करो, 1 हफ्ते बाद वापस करो, 15 दिन बाद वापस करो, 1 महीने बाद वापस करो। तो इससे तुम कोई भी पढ़े हुए चैप्टर को कभी नहीं भूलोगे अपने मार्च में होने वाले बोर्ड एग्जाम तक। तो तुम्हारा मिड टर्म में ऑलमोस्ट सिलेबस हो गया भाई, बार बार पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बर्डन कम हो गया। बस क्या सॉल्व करना है? पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज बुक की जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कूपन कोड क्या है? LWF, परचेज कर लो, कम प्राइस में मिलेगा और बहुत इफेक्टिव है। बुक कॉपी से नहीं भी पढ़ोगे, मेरी बुक से पढ़कर टॉप कर जाओगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के लिए तो बेटा ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंट्स, BST, कुछ भी बर्बाद हुआ इंग्लिश बचा लेगा। इंग्लिश तुम्हारे लिए एक ऐसा सेवियर की तरह खड़ा रहेगा, ठीक है। और बेटा अभी मिड टर्म के लिए एटलीस्ट तुम्हें 5 to 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चैप्टर करने हैं, पर सब्जेक्ट, ठीक है। ज्यादा नहीं बोल रही हूं, 10 से 15 पर चैप्टर पर सब्जेक्ट, ठीक है। एरर नोटबुक
देखना है क्या गलती हो रहा है, उसको मैं कैसे सुधारूंगा या सुधारूंगी, क्योंकि एरर नोटबुक जरूरी है तुम्हारे वीक पॉइंट्स को एनालाइज करके उन पे काम करने के लिए, क्योंकि इन्हीं वीक टॉपिक्स पे तुम मार्क्स कटवा कर आओगे ना, तो ये वीक टॉपिक्स पे मार्क्स कटने नहीं देना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, ब्लंडर मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं पूरी अच्छे से पढ़ाई करने के बावजूद, जिनके कारण वो 99, 98, 97% लाने से चूक जाते हैं। सो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट दी फॉलो बटन। और यस, एक चीज बेटा याद रखना कि आपकी प्रेपरेशन, आपकी मेहनत रंग लाती है। वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचाओ, सबके लिए जानना जरूरी है कि वाई दिस इज द मोस्ट क्रूशियल 6 months ऑफ योर बोर्ड प्रिपरेशन जर्नी। इधर उधर प्रोटेस्ट हो रहा है, आई नो सब डिस्टर्ब है प्रोटेस्ट को लेकर, बट मैं आपको ये बोलूंगी कि आप प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट करो, अपने पढ़ाई लिखाई से भी अपना ध्यान मत भटकाओ। आई स्टैंड विद द स्टूडेंट्स एंड आई नो कि जब स्टूडेंट्स के साथ कुछ होता है तो कैसा लगता है। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप प्रोटेस्ट वीडियोस देखो, बट खुद को डाइवर्ट होने मत दो, ठीक है। सपोर्ट करो, हर एक चीज करो, डोंट गेट योरसेल्फ डाइवर्टेड, क्योंकि ये 6 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल है। एंड आप एज अ स्टूडेंट प्रूव कर सकते हो कि वाई एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट और उसमें फेयरनेस होना क्यों जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, खूब सारा ध्यान दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।